हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एमटीएस पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्न। बिल्कुल साथियों, जिसमें आपका फुल जीके होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा और रीजनिंग के। तो साथियों, वो क्वेश्चन होंगे जो आपका कल की शिफ्ट में प्रश्न आने वाले हैं। और साथ ही आने वाले शिफ्ट में पूरा पेपर का जो हल होगा साथियों, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। क्योंकि साथियों, इसमें मैंने 2 दिन लगकर आपके लिए ये पेपर तैयार किया है, जिसमें साथियों फुल पेपर एनालिसिस के साथ, जिस तरह से एसएससी ने 30 और साथियों 1 अक्टूबर को आपका पेपर बनाया था, पूरा साथियों हल तो आपको ऐसा ही मिलेगा। और आपके मन में जो भी डाउट चल रही है कि एमटीएस का पेपर में जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग के, किस लेवल का सवाल आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आने वाले हैं और हल कैसा होगा साथियों, तो बिल्कुल आज यहाँ आपको हल पूरा मिलने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप साथियों जितने भाइयों के एग्जाम कल है, ये तो पेपर हल करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 6 से 7 सवाल साथियों रिपीटेड मिलेगा और केवल साथियों नंबरों का जो होगा वो चेंजिंग रहेगा। आपका टाइप तो बिल्कुल साथियों ऐसा रहेगा। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्लास टाइमिंग हमारी आप सभी को पता होगा, सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर के 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रहती है। अभी तक साथियों आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दिया गया है, जिसका नाम साथियों टारगेट विथ विवेक के नाम से। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर का हल एग्जाम से पहले हल कर लेते हैं। तो देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, एक T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी घेरे से बाहर रह सकते हैं। तो साथियों जो एक T20 क्रिकेट मैच होता है, जो पहले के 6 ओवर होते हैं यानी पावर प्ले साथियों, उसमें किसमें कितने खिलाड़ी साथियों घेरे से बाहर रह सकते हैं। याद रखिए केवल 2 प्लेयर रह सकते हैं साथियों। पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों आप सभी से पूछा जाएगा लास्ट में आप सभी कितना स्कोर बना है, तो बिल्कुल ईमानदारी साथियों सभी दोस्त अपना अपना स्कोर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। उस शास्त्रीय नर्तक नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं, तो वायलिन को बजाने के लिए जानी जाती हैं। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। एक उड़ीसी नर्तक कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखेंगे साथियों, जो आज का पूरा पेपर हल होने वाला है ना, आपका पेपर तो ऐसा रहेगा। और साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में ट्रेंडिंग है सवाल है, पूरे साथियों आज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो एक उड़ीसी नर्तक कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो पद्मश्री मिला था। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक वो कौन से वादक थे। तो याद रखिए दोस्तों, हारमोनियम के वो वादक थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, एक वो कहाँ के नर्तक थे। तो याद रखेंगे साथी, वो कथक के नर्तक थे। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन, जो पंडित सुंदर प्रसाद साथियों जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो एक साथ वो कौन से नर्तक थे, कथक के नर्तक थे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो रायगढ़ घराना साथियों किस नृत्य शैली संबंधित है, तो याद रखेंगे ये कथक के थे। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था। तो सैला नृत्य साथियों किस राज्य में उत्पन्न हुआ था, याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो साथियों इनमें से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे मणिपुरी नृत्य है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 सृजन का निर्माण किया। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक ये सवाल आपके पेपर में नहीं आया, लेकिन साथियों आने वाले शिफ्टों में ये सवाल जरूर रिपीट होगा। तो किसने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था? तो याद रखिए दोस्तों, केलुचरण महापात्र थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। याद रखेंगे साथियों, जितने भाई के मन में इसमें डर चल रहा है कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, जिनका भी वीक है, तो साथियों मैं आपसे वादा कह सकता हूँ यदि पेपर हल कर लिया आपने यह, तो वो भी साथियों आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस के साथ आप अपना स्कोर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ये सेशन के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? याद रखेंगे वाई आई एम द हिंदू। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन। वाई आई एम हिंदू किसकी किताब है? तो शशि थरूर की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, निम्नलिखित में से कौन बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इनमें से कौन बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक हैं? तो याद रखेंगे साथियों मेघना पंत हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो साथी रामसर सम्मेलन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? याद रखेंगे साथी 2 फरवरी है। तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो साथियों आपके पेपर में सवाल आया था कि बीदर किला कैसा मतलब उसका आकार है। तो साथी याद रखेंगे आयताकार है उसका आकार। तो यहाँ से ये से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूछेगा साथियों किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? याद रखेंगे साथियों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और साथी एक फोर्ट विलियम जो है ये भी आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे फोर्ट विलियम यदि पूछा कि कहाँ पर स्थित है तो ये भी आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि साथियों आप एग्जाम पहली बार देने वाले हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन आपका फर्स्ट मैथ रीजनिंग खुलेगा जिसमें आप लोग सबसे पहले रीजनिंग क्वेश्चन हल करना है। तो बिल्कुल साथियों आप कोई भी सेशन हल कर सकते हैं। यदि आपने ये पेपर हल कर लिया ना, जो सवाल का लेवल रहेगा ना तो बिल्कुल ऐसा रहेगा, आपके मन का जो भी डाउट है आज क्लियर कर दूंगा कि किस तरह का सवाल आएगा, क्योंकि 2 दिन से ये पेपर को मैं लग कर आपके लिए तैयार कर रहा था, इसलिए टाइम से क्लास भी नहीं आ पा रही थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो याद रखेंगे सभी सारनाथ में दिया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो साथी अशोक ने अपने क्षेत्र में जो सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए तो धम्म महापात्र को नियुक्त किया था साथी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? तो स्थानीय स्तर पर जो जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया था वो साथी लॉर्ड रिपन ने लाया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया याद रखेंगे जॉन जेम्स मिल द्वारा प्रकाशित रचना है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहेंगे और समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी है जो लगे होंगे। जितने भी भाइयों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो साथियों अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी वो बंगाल और बिहार से की थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं,
भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? इस तरह का साथियों हर शिफ्ट में सवाल बन रहे हैं। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो कि साथियों भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित था, ये अधिनियम जो कि भारतीय परिषद को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? बताइए साथियों, जॉर्ज यूल ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 79 करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि साथियों भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद आपका 79 है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परिषद की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो मेरे भाई, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की सब परीक्षा से साथियों प्रतिवेदन से संबंधित है? याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साथियों 151। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो साथियों इनमें से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, मौलिक कर्तव्य को। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शिल्प यानी कॉन्टिनेंटल शिल्प ये कौन सा है साथी? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप शिल्प है साथी, कॉन्टिनेंटल शिल्प, ये साथी आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शिल्प है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? जो साथियों हिमालय की अधिकांश नदियाँ हैं वो किस प्रकार की है? तो याद रखिए दोस्तों, 12मासी हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पूर्वी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो साथियों पूर्वी उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों पर्णपाती वन बायोम स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 2011 के जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? बताइए साथियों। तो याद रखिए, जो 2011 के जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में साथियों एक राज्य असंगत है तो अरुणाचल प्रदेश है वो। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? अभी तक आपके पेपर में सातों आर्टिकल से सवाल नहीं बना है और साथियों मतलब कि जनगणना सवाल नहीं बना, मेला से त्यौहार से, ये जो 4-5 टॉपिक एसएससी का फेवरेट सवाल है साथियों, अभी तक इस टॉपिक सवाल आपके पेपर में नहीं बनाए, लेकिन आने वाले शिफ्टों में कल से जितने भी भाइयों का एग्जाम होने वाला ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे क्योंकि आपके पेपर में आएगा साथियों सवाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की अशोधित जन्म दर वो कितनी थी? तो 21.8% थी साथियों, 21.8% थी। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? तो साथियों इनमें से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? याद रखेंगे साथियों डच धातु। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो साथियों हरे एवं कोमल तने वाले पौधे वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे साथियों शाक कहलाते हैं, सरब जिसे बोलते हैं आप लोग। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इंद्रधनुष योजना कब से लागू हुई? तो साथियों इंद्रधनुष योजना कब से लागू हुई है? एक सवाल आपके पेपर में योजना से भी आने वाले हैं। तो इंद्रधनुष योजना याद रखेंगे साथियों 25 दिसंबर 2014 से क्या हुआ? लागू हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 34।
नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? आपके एमटीएस परीक्षा में साथियों जो भी 6 शिफ्ट में हुआ है साथियों सवाल, उसमें डायरेक्ट आपका साथियों रासायनिक सूत्र पूछ रहा है केमिस्ट्री से, रासायनिक विज्ञान से, याद रखेंगे। तो नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3NO2 होता है मेरे भाई। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन दे रखा है, तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिसंबर 2023 को कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी? बताइए साथियों, दिसंबर 2023 को कहाँ पर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी? तो साथियों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए दोस्तों आपका इंग्लिश का जो भी पैटर्न है साथियों पूरा यहाँ से आपको मिलेगा, और साथियों कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट भी होने वाले हैं। देखिए चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, जो कि आपके पेपर में 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा? लास्टली बिल्कुल, बोल्डली बिल्कुल, हैप्पीली। देखिए साथी हैप्पीली का राइट स्पेलिंग क्या होता है? और बरेली का साथी भी बिल्कुल सही, मुश्किल से। तो साथी ये हैप्पीली है ना, यहाँ पे आपका डबल यल रहना चाहिए था साथी, जो कि जब पेपर मैंने सेट करा था साथी तो आपका यहाँ पे हैप्पीली डबल यल लिखा था, लेकिन जो यहाँ पे स्पेलिंग इसका होता है बिल्कुल ये तो साथी आपका स्पेलिंग बिल्कुल राइट दिया है, HAPPILY होता है। यहाँ पे आपका बिल्कुल ये स्पेलिंग हुआ, जो कि ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट दिया, लेकिन जब पेपर में साथों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हुआ आपके पेपर में यदि हैप्पीली का स्पेलिंग देगा तो जो कि इनकरेक्टली चूज करने के लिए देगा, तो पेपर में स्पेलिंग क्या देगा? HAPPILY देगा साथियों, याद रखेंगे डबल LY देगा, बीच में डबल यल करेगा, लेकिन आपका सिंगल होता है साथियों LY, ध्यान देंगे अब दोस्त। ओके तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इट्स डैश फॉर समवन टू बाई अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स नो शुगर, इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा? किसी के लिए ऐसा उत्पाद खरीदना आसान होता है जिसमें साथियों कोई चीनी कोई शुगर ना हो, तो इट्स क्या भराएगा? इट्स ईजियर हो जाएगा साथियों। ईजियर कैसे का? ईजी का ईजी जो एडजेक्टिव सा होता है साथियों, इसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता है? ईजियर होता है। ईजी एक प्रकार का एडजेक्टिव वर्ड है, तो इसका जो कंपेरेटिव फॉर्म होगा साथियों ईजियर होगा, ईजियर का प्रयोग होगा, याद रखेंगे। तो इट्स ईजियर फॉर समवन टू बाई अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स नो शुगर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे कहते हैं ना किसी के लिए ऐसा उत्पाद खरीदना आसान होता है जिसमें साथ कोई चीनी ना हो, तो इस तरह से ईजियर हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स द आर्ट ऑफ कटिंग गेम्स, इसका मतलब साथियों क्या बता सकते हैं? जो कि रत्नों की काटने की कला को क्या बोलते हैं? एक वर्ड में बताइए। रत्नों की कटा की मतलब कि कटों की कलाई, उसको क्या बोलेंगे? माइनिंग बोलेंगे, या आपका लेपिडरी, या ज्वेलरी, या फिलेटली, क्या बोलेंगे साथियों? द आर्ट ऑफ कटिंग गेम्स। तो मेरे भाई माइनिंग का मतलब क्या होता है? खनन होता है, एक प्रकार का खनन होता है। लेपिडरी का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, लेपिडरी का एक प्रकार का क्या हो सकता है? रत्नों की जो कला होता है काटने के, उसी को क्या बोलते हैं? लेपिडरी बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ज्वेलरी का मतलब क्या होता है साथियों? आप सभी को पता होगा, आभूषण होता है। और फिलेटली का मतलब क्या होता है? जो साथियों डाक टिकट संग्रह होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? फिलेटली बोलते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको साथियों अपोजिट वर्ड बताना है, किसका बताना है? एब्रीज का। एब्रीज का मतलब क्या होता है दोस्त? मतलब कि संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा साथियों? बताएंगे। जैसे कि एब्रीज का विपरीत अर्थ आपको बताना है तो क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखें इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके और मेरे भाई जो एवरेज का सिनोनिम्स यदि आपसे पेपर में पूछ दिया तो एक तो देखिए तो सिंकोपेट होता है, टेपर होता है, 45, ये सभी सातों सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल सेम वाले हैं। और लेकिन अपोजिट मतलब क्या है दोस्तों? आपका एंटोनिम हो जाएगा मेरे भाई। तो एवरेज का क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। यू वर मेड एट मी फॉर हैविंग द सेम एबिलिटी एज यू।
तो साथियों आपके पेपर में 2 प्रश्न ऐसा रहेगा कि अंडरलाइन दिया रहेगा और या तो सिनोनिम्स पूछेगा या तो एंटोनिम्स पूछ देगा। तो याद रखें आपको बिल्कुल सेंटेंस नहीं पढ़ना है, केवल जो एबिलिटी दिया है ना साथियों उसको पढ़ लेना है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है साथियों योग्यता, क्षमता। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा कि स्किल हो जाएगा? यदि साथी आपके अंदर स्किल रहेगा तभी तो आप लोग उसकी एबिलिटी वो वहाँ आपके अंदर यदि एबिलिटी रहा तो आप साथियों अपनी स्किल दिखा सकते हैं ना। तो वहाँ से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो 40 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। तो साथियों वो चूज करना है वर्ड जो कि सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, जो सभी सब्स्टिट्यूट करेंगे ग्रुप साथियों। उसके लिए एक शब्द बताइए। द साउंड मेड बाय फ्रॉग्स। तो जो फ्रॉग साथियों साउंड निकालते हैं, मेड बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप लोग बताएंगे साथियों? मुंह बोलेंगे। मुंह मतलब क्या होता है? गाय का जो रभाना होता है, जो गाय रभती है ना साथियों उसको क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। रोर मतलब सभी को पता होगा, कौन मतलब कि रोर करता है, दहाड़ता है, शेर करता है। क्रोक माने क्या होता है साथी? क्रोक याद रखेंगे साथियों, मेढक की आवाज़ को क्या बोलते हैं? क्रोक बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है साथियों? तुरही की आवाज़ होता है, तुरही की आवाज़। क्रोक मतलब मेढक की आवाज़, रोर मतलब दहाड़ा, शेर दहाड़ता है, मुंह मतलब गाय का रंभाना होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। द साउंड मेड बाय फ्रॉक्स क्रोक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो बताइए साथियों यदि सेंटेंस साथियों ग्रामेटिकली एरर है तो भी आपको क्या करना है? नो इम्प्रूव चूज कर लेना है। यदि है तो वही आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफ़ी इज इन सेम एसलेस एस टी। यदि साथियों जैसे कि आपको इस तरह का सवाल मिले साथियों, जैसे कि यह किराने की दुकान की कॉफ़ी चाय के सामने गलियारे में है, ये सहने का सवाल है। और साथी यदि इस टाइप के सवाल आ गए जैसे कि एज एन सेम एसलेस, तो केवल एक वर्ड इसमें रॉन्ग है मेरे भाई। तो इसमें एक रॉन्ग वर्ड कौन सा साथियों? याद रखें केवल साथियों द सेम एजले होगा। क्या होगा साथियों? सेम एजले होगा। इसमें एस नहीं जुड़ेगा साथियों। क्या होगा? इसमें यस नहीं जुड़ेगा। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? देखिए अ सेम एजलेस एस, इसमें एस है तो ये ऑप्शन हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। सेम एजलेस इज, ये भी ऑप्शन होगा। नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल इंप्रूवमेंट है इसमें। तो दोस्त आपका द सेम एसले एस होगा। देखिए यहाँ पे एस नहीं जुड़ा है तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो इसका राइट जो साथियों जो कि मीनिंग निकल के आएगा, यह किराने की दुकान की कॉफ़ी साथियों बिल्कुल सामने, चाय के सामने के गलियारे में स्थित है। याद रखें आप लोग। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। राइट ऑप्शन डिकोरस, डिक्लिविटी या कोपस या कॉस्मोपोलिटन। तो क्या हो जाएगा साथियों? याद रखेंगे जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है कोपियस है और इसका राइट स्पेल क्या होता है साथियों? COPI होता है मेरे भाई। उसके बाद OUS होता है। हम आपको साथियों डेली ये बताते चलते हैं कि या तो रॉन्गली या मिस स्पेल हो या इनकरेक्टली वर्ड हो। केवल साथियों उसमें एक एक वर्ड का ध्यान देना आपको, वो मिस्टेक रहता है। जिसमें देखिए आई रहता तो बिल्कुल राइट होता। अब कोपियस का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे प्रचुर होता है मेरे भाई। क्या होता है? प्रचुर होता है। तो इस तरह से देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो अब बताइए ही वॉज स्टेबल, दे मेट, इसका मतलब साथियों बताइए। यह दोनों वाक्य जैसे ही वॉज स्टेबल, यह दोनों भाग में, और दे मेट, इसमें कौन सा टेंस आपको मिल रहा है? सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है ना। तो हमेशा याद रखिए इसमें जो, इसलिए साथियों इसमें क्या होगा? समय के अर्थ के अनुसार ही वॉज स्टेबल, ही वॉज स्टेबल व्हेन दे मेट। बिल्कुल साथियों व्हेन का प्रयोग होगा। याद रखेंगे इस वाक्य में दोनों भाग में सिंपल पास्ट टेंस है, इसके साथ जिस भी आपका इस समय के अर्थ में क्या होगा? व्हेन का प्रयोग होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो बिल्कुल सत्य आपको सेम वर्ड बताना है। अल्टीरियर का मतलब क्या होता है? तो अल्टीरियर का मतलब यहाँ पे आप जान सकते हैं कि बाद में आने वाला, या साथ छिपा हुआ, या आपका मतलब कि इरादा करने वाला, अंतिम या बोल सकते हैं। तो इसके लिए साथियों क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग एंशियंट हो जाएगा। क्या एंशियंट हो जाएगा?
या आपका साथियों प्रायर, एंटीरियर, एवेंचुअली। तो साथियों याद रखिए एवेंचुअली होता है, क्या हो जाएगा, अल्टीरियर का सेम मीनिंग एवेंचुअली हो जाएगा। एवेंचुअली का मतलब भी होता है साथियों अंतिम होता है, याद रखेंगे। तो इस तरह से डी ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और साथियों यदि आपके पेपर में पूछ दिया कि अल्टीरियर का सिनोनिम्स बताइए, तो याद रखेंगे साथियों एंशिएंट, प्रायर और एंटीरियर, ये तीनों क्या होते हैं, अल्टीरियर के सिनोनिम्स होते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे। और इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, एविएंचुअल हो जाएगा। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि आपका एक ही लाइक साथियों आपको जानते हैं हम लोगों को कितना मोटिवेट करता है। बिल्कुल साथी, आप यदि एक लाइक करते हैं तो साथियों वही लाइक हमको इतना मोटिवेट करता है कि आपके पेपर के लिए साथियों हम कितना अधिक से अधिक किस टाइप के प्रश्न ला दें कि आपके पेपर में बिल्कुल वैसा प्रश्न मिले। इससे साथियों आपका प्यार जो रहता है, डेली हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए साथियों, और बिना 1-2 मिनट इधर का उधर के। जो टाइम बोलते हैं कि सुबह 8 बजे, दोपहर के 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे, बिल्कुल उसी टाइम पर आपको हम क्लास प्रोवाइड करें। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि साथियों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। जब भी क्लास प्रोवाइड करेंगे आपका एमटीएस के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके पास से तो तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग उस क्लास को अटेम्प्ट करके काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। 2 क्वेश्चन तो इस तरह का आपके पेपर में रहेगा, पूरा याद रखेंगे। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम फिक्सिंग द डिसऑर्डर ऑफ माई बुक सेल्फ। अगर इस तरह का सवाल आए तो केवल जो अंडरलाइंड वर्ड है तो उसको आपको देखना है क्या हो सकता है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अव्यवस्था बोल सकते हैं, गड़बड़ी बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन। क्या प्लेगी हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, कि रेगुलेट हो जाएगा, कि साथियों चाओस हो जाएगा। तो साथी याद रखेंगे रेगुलेट हो जाएगा। डिसऑर्डर क्या हो जाएगा आपका साथियों, रेगुलेट हो जाएगा। ध्यान देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला। और रेगुलेट का मतलब क्या होता है, बी नियमित होता है। क्या होता है साथियों, बी नियमित होता है मेरे भाई। और साथी यदि आपसे पूछ दिया कि डिसऑर्डर का बताइए, एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ से तो बिल्कुल एंटोनिम्स तो यही पूछेगा रेगुलेट। और से सिनोनिम्स पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, तो सिनोनिम्स याद रखिए डिसऑर्डर का चाओस होता है। चाओस मतलब क्या, अव्यवस्था होता है। ओके यहाँ तो हमसे क्या पूछा, एंटोनिम, तो हम लोग का रेगुलेट होगा। और मान लीजिए डिसऑर्डर क्या पूछ देता साथी, सिनोनिम्स, तो चाओस होगा। ओके तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको रीजनिंग के वही प्रश्न हम दे रहे हैं जो आपके पेपर में साथ में, बस नंबर चेंज रहेगा, बाई चांस यही भी रिपीट हो सकते हैं। आपको किस तरह हल करना है मेरे भाई, आपको समझने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 14, 20, 26 और 22, 28, 34। अब देखिए दोस्तों जो आपका 14 पहले उठाइए, 14, 20 और 26। अब आपको इस तरह साथियों इसको हल करना है कि इन्हीं तीनों नंबर में से क्या क्या किया जाए कि वो या तो ये सेम आ जाए, या तो ये सेम आ जाए, या तो ये सेम आ जाए। तो इसमें हम लोग क्या करें बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन सोचिए समझिए। तो कैसे क्या किया होगा कि इसमें 14, 20, 26 बना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 + 26 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका, सीधे 14 + 26 कितना होता है, 40 होता है। और 40 में यदि 2 का भाग करते तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 20। देखिए 14 फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा तो हमारा 20 में है। किसका डिवाइड किया, 2 से भी डिवाइड किया है, याद रखेंगे। 14 + 26 से कितना हो जाएगा, 40। फिर साथियों किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया है। ओके अब उसी प्रकार देखिए दोस्तों 22, 28, 34। यदि हम लोग 22 को जोड़ देते हैं प्लस 34 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 34 और 22 कितना होता है आपका, 56 होता है। 56 में यदि हम 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 28 हो जाएगा। देखिए यदि आप लोग इससे काट करेंगे, 56 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब साथियों हमके ऑप्शन में उसी सब ऑप्शन को देखना है कि लास्ट के दोनों को जोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट को, और साथियों 2 से डिवाइड कर देना है। बिल्कुल अब हमें ऑप्शन को भी वैसे ही देखना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि 32, 38, 44 दिया है। तो लास्ट दोनों को जोड़ते हैं, 32 प्लस आपका 44 और 2 से डिवाइड भी करना है तो इसी में कर देते हैं। देखिए 4, 2, 6 और 4, 3, 7। देखिए 76/2। तो यहाँ से हम करेंगे 2 3 6, 2 8 16, क्या 38 में। देखिए भाई बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मिल गया मेरे भाई, हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का 47 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। ये सवाल आपके पेपर में आएगा, याद रखेंगे। तो उस तरीका समझ लिए, आपके पेपर में इसी तरह रहेगा, कुछ दूसरा पैटर्न रहेगा, या तो यही पैटर्न हो सकता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48।
एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो मेरे भाई यदि आपको इस तरह का सवाल मिले तो आपको साथियों कोडिंग डिकोडिंग तो याद होगा, मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको डिकोडिंग वाला पूरा याद होगा। तो भाई आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम हमारा बहुत जाएगा। तो फटाफट साथियों आप क्या करेंगे, इसी में आप लोग क्या कर देंगे, कोडिंग कोडिंग प्रश्न में ही कर देंगे। मान लीजिए आपके लिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए MOG, उसके बाद OMI, उसके बाद साथ Q और मेरे भाई क्या है, और आपका SIM है। तो साथ ही आपको तुरंत क्या करना है, इसी में लिख देना है। जैसे M देखिए आपका कितना नंबर का, 13 नंबर का, O आपका कितना होता है साथियों 15 नंबर पे, G आपका 7 नंबर पे, फिर O आपका साथियों कितने नंबर का होता है, O आपका 15 नंबर, M आपका 13 नंबर पे, और साथियों I बीच में दिया, I आपका 9 नंबर का, Q आपका 17 नंबर, और बीच में देखिए K है तो K 11 नंबर का, यस आपका 19 नंबर का, I आपका 9 नंबर का, M आपका 13। देखिए दोस्तों अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई। देखिए पहला आपका यम है, यम आपका 13 है, और लास्ट के साथ जैसे यम देखिए यहाँ पे 13 है, और ओ में देखिए इसमें कितना होता है आपका, ओ में 15। तो देखिए 13 से 15 कैसे गया है, 13 से 15 आपका +2 किया है। उसका देखिए क्यू है, क्यू यहाँ पे 17, यानी 13 से 2 15 तो 17, फिर यहाँ पे +2 किया 17, 17 से देखिए क्यू के बाद यस लास्ट को देखिए 19, फिर हम लोग लास्ट में इसमें क्या करें 2, यदि हम लोग 19 में से 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 के कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में यू दिया है, देखिए ऑप्शन केवल बी में दिया है, ऑप्शन डी में, तो यहाँ से हम लोग का सी और ए ऑप्शन हट गया पहले से ऑप्शन। फिर उसके बाद देखिए दूसरा उठाइए, ओ आपका देखिए 15 है, और दूसरे में ओ या आई में आपका एम देखिए 13 है, यानी 15 से 13 -2 किया। फिर उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे के है, के आपका 11 नंबर पे, फिर 15 से 13 फिर 11 यानी -2 किया। फिर देखिए यहाँ पे आई दिया, सी में देखिए, सी में दूसरा लेटर देखिए आई देखिए 9 नंबर, यानी साथियों इसमें भी -2 किया है। फिर हम लोग 2 कर देते हो माइनस, यदि 9 में से 2 करेंगे तो 7, 7 कौन सा आएगा, जी आएगा। तो देखिए यू जी मिला, हमने यू जी मिला, क्या ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में साथी यू जी, देखिए किस में है, यू जी, देखिए इसमें ऑप्शन डी में दिया है। देखिए मेरे भाई 48 का डी में दे रखा है, पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ा हमें। बताइए क्या आप लोग समझे, एक बार जरूर बताइए, कि एक बार फिर से आपको बताएं, बताइए। बिल्कुल ओके, चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपको इस तरह का प्रश्न मिला, आपको कोडिंग डिकोडिंग याद है, या आपको भी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ा, तो भी आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे देखिए एम आपका 13 नंबर का होता है, और मेरे भाई ओ आपका देखिए दूसरे में देखिए ओ आपका कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। उसका क्यों आपका 17 नंबर, एस आपका 19 नंबर। देखिए 13 से 15, 15 17, 17 से 19, तो हम लोग क्या करेंगे, 17 2 19 और 2 21 हो गया। 21 पे क्या होता है, यू होता है। फिर उसका देखिए बीच वाला ओ आपका कितने नंबर पर होता है, 15 होता है, और यम देखिए इसमें 13 नंबर पे। फिर के देखिए इसमें कितने नंबर का होता है, 11 नंबर का। फिर के बाद देखिए आई है, बीच वाला देखिए आई आपका 9 का। तो देखिए 15 13 11 9 7, 2 2 माइनस क्या है, तो यू 7 कितने नंबर का होता है, जी। देखिए यू जी देखिए केवल 2 आपका यू जी, देखिए केवल ऑप्शन डी में दिया है, हल करने की भी जरूरत नहीं। और आप लास्ट में भी देख सकते हैं, जी देखिए आपका 7 नंबर का, और आपका भाई जी आपका 7, आई आपका 9, और आपका के आपका 11, और आपका एम आपका 13। देखिए क्या किया तो ये बढ़ाया इस बार, जैसे उस बार -2 किया है, तो इसमें देखिए 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 2 15, तो 15 कौन आता है सती, आपका कौन होता है, ओ आता है। तो देखिए यूज ओ, क्या आप लोग समझे, इस तरह का सवाल आपको हल करना है तो टाइम बचत होगा आपके पास। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगे दोस्तों आप लोग यहाँ से काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे, अब बिल्कुल आसान भाषा में आपको एकदम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। 6 और 2 को आपस में बदलना है, यानी साथियों 6 के स्थान पे 2 होना चाहिए और 2 के स्थान पे 6 होना चाहिए, जो समीकरण में दिया। जैसे देखिए यहाँ पे 9 डिवाइडेड 2, 2 की जगह 6 होगा, इंटू 6, 6 की जगह 2 होगा, +5 -1। चलिए अब इसी में हल कर लेते हैं। देखते हैं 9 डिवाइडेड 2, 2 की जगह क्या करना है, 6 करना है, इंटू 6 की जगह 2 करना है, +5 -1। अब इस तरह को हल करने के लिए काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूज में हो रहा है, सर यहाँ तो 6 का डिवाइडेड 9 नहीं जाएगा। भाई डिवाइड कैसे होता है, 9/6 तो कर सकते हो ना, 9/6 इंटू 2 +5 -1। अब यहाँ से काट दीजिए, जैसे कि यदि आप साथ यहाँ से काटेंगे, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, फिर 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 -1, तो 7 आ जाएगा, सिंपल सा। तो क्या साथ देखिए डी ऑप्शन दे रखा है। बस साथियों आपको हल करना है इस तरह से,
कि एक बार फिर से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि 6 और 2 को आपस में चेंज करना है, तो देखिए 9 डिवाइडेड 2 है, 2 की जगह हम लोग 6 कर देंगे, इनटू उसके बाद साथ ही 6 है तो 6 की जगह 2 करना है, प्लस 5 माइनस 1। उसके बाद देखिए यदि इस तरह डिवाइड नहीं जाएगा तो आप लोग बटे में कर दीजिए, 9 डिवाइडेड 6 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1। देखिए यदि आप इसे कट करना चाहें साथी तो क्या हो गया, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, ऊपर काट दीजिए तो देखिए ऊपर 3 बचा और 5 बटा 8, 8 में से 1 घटा दीजिए 7 यहाँ पे डायरेक्ट, और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे 3 5 3 8, 8 में से माइनस 1 तो आपका 7 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुई साथ ही इस सवाल को हल करने में? आपको 49 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 50 हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए, जैसे 94 से 105, उसके बाद 105 से 92, 92 से 107, उसका 90 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है 94 से साथियों 105, उसके बाद 92, उसके बाद 107, उसके बाद आपका 90, यही पैटर्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हल किया है, 94 से लेके दोस्तों 92 किया है, क्या कितना माइनस किया, -2 किया है, और ऊपर देखिए 105 से लेकर 107 किया है, +2 किया है भाई। फिर उसके बाद देखिए 92 से 90 किया है यानी -2 किया है, फिर ऊपर हम क्या करेंगे 107 में +2 करेंगे यानी 109 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुई? देखिए ऑप्शन ए भी दे रखा है 109, तो इस तरह से 50 क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, एक नंबर को छोड़ दिया, जिससे 94 से लेकर 92 गया, -2 किया, फिर 92 107 को छोड़ा 90 किया यानी -2, फिर ऊपर देखिए 105 से 107 आया यहाँ पे यानी +2 किया, फिर 107 हम लास्ट कर देंगे, आगे 1 2 नंबर बढ़ जाएंगे तो 107 108 109, तो 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ग्लोब को 40 लिखा है, ग्रास को 63 लिखा है, तो हैंडी को कैसे लिखा जाएगा? चलिए यदि इस तरह का सवाल आपके पेपर में 2 आएगा साथी तो तुरंत आप लोग क्या करें, कोड कर दें। जैसे देखिए जी का 7 होता है, यल का आपका 12 होता है, उसके बाद साथियों ओ आपका 15 होता है, बी आपका साथियों 2 होता है, ई आपका कितना होता है 5 होता है। तो अब इसको जोड़ते हैं, क्या जोड़ने पे 40 आ रहा है कि कुछ और अपना इसमें दिमाग लगाया। देखिए 7 12 19, 19 और 15 साथी 34, 34 2 36, 36 5 41, यहाँ तो साथियों आपका 41 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 40 दिया है। क्या हम लोग 41 में से 1 तो भी कर सकते हैं, -40 आ जाएगा? बताइए क्या समझे? इसी प्रकार ग्रास जैसे आपका 63 दिया है तो जी देखिए आपका 7 नंबर का होता है, आर आपका 18 नंबर का होता है, उसके बाद ए आपका 1 नंबर का होता है, यस आपका 19 होता है, 19 19 डायरेक्ट यहीं पे हम लोग 38 जोड़ देते हैं, क्यों दोबारा लिखे, टाइम बचत होगा। जैसे देखिए 38 और 1 39, 38 1 39, 39 और साथ ही 18, 39 1 40, 17 आपका 57, 57 7 64, इस सभी को जोड़ने पर 64 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 63 दिया है। लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं, 64 में से तो -1 कर सकते हैं तो 63 हो जाएगा। क्या कर रहा है, तो पैटर्न को आप लोग समझिए, सभी का कोड करके एक माइनस कर दे रहा है, सिंपल साथियों। यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग हर लेटर का नंबरिंग याद है तो साथियों आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। ओके तो उसी प्रकार हमसे क्या पूछा, हैंडी का पूछा। देखिए यच आपका 8 नंबर का, ए आपका 1 नंबर का, यन आपका 14 नंबर का, डी आपका 4 नंबर का, प्लस वाई आपका 25 नंबर का, सभी को जोड़िए 8 1 9, 9 14 23, 23 4 27, 23 4 27, 27 और आपका साथी कितना हो जाएगा 25, 25 25 50, 50 और साथियों 2 52, और 52 में से हम कितना माइनस करेंगे, 1, क्योंकि प्रश्न ऐसा बोल रहा है कि आप लोग सभी को जोड़कर 1 माइनस करिए, तो 52 में से 1 माइनस करेंगे तो 51 हो जाएगा। तो 51 का मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, क्या आप लोग समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52। देखिए भाई इसलिए हम एकदम आराम से चल रहे हैं कि आपका पेपर साथियों बिल्कुल ऐसा आएगा, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, किसी एक कूट भाषा में फैन को 21 लिखा जाता है तो उस भाषा में टार्च को कैसे लिखा जाएगा? तो फैन साथियों, फैन को कितना लिखा है मेरे भाई, 21 लिखा है। एफ का कोड 6 होता है, ए का कोड 1 होता है, एन का होता है 14, सभी को जोड़ दीजिए
6 एक 7, 7 और 14 21। देख रहे हैं साथियों क्या किया है केवल सिंपल सा कोड करके साथियों जोड़ दिया है। तो अब आप सभी से हम सवाल पूछना चाहेंगे साथियों कि टार्च का सभी जोड़ कर हमें बताएंगे। चलिए हम कोड भी कर दे रहे हैं। टी का 20 होता है, ओ का आपका 15 होता है, आर आपका 18 होता है, सी आपका 3 होता है, एच आपका 8 होता है। चलिए आप हमें जोड़कर इन सभी को और राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो साथियों अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि मैथ के क्वेश्चन सर हमारे पेपर में कैसा है, आपने पेपर तो दे लिया। तो भाई ये देखिए जितना भी क्वेश्चन अब हम मैथ का कराएंगे सर ने एकदम आराम आराम से हम उनसे कहा है कि टाइम लीजिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन उनको समझा दिए क्योंकि पेपर में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों आप क्वेश्चन को मैथ का काफी अच्छे से हल करेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखते हैं मैथ का कैसा है और आप लोग काफी अच्छे से समझेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा साथी कि चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो साथियों मैथ के क्वेश्चन हल कीजिए और उसके बाद मिलेंगे दोपहर के 12:30 बजे जो अपनी क्लास डिस्कशन के साथ होगी। अब वहां आपसे पूछा जाएगा कि आप सभी का कैसा स्कोर रहा और आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके दोस्त सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर मैथ का फर्स्ट देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ तो साथियों चलिए जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम पूछती है, जैसा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कोई जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। जैसा हूबहू हम बहुत सारे विद्यार्थी हमारे भी एग्ज़ाम दिए हैं तो उनसे बात करने पे पता चला कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेम हम क्वेश्चन करवा नहीं सकते क्योंकि एसएससी ने मना किया है नोटिस निकाल कर, ठीक है। तो पर उसी टाइप का बस वैल्यू चेंज कर करके हम सेम वैसा ही क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हमारा आज का क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि 8,000, क्या है हमारा क्वेश्चन कि 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए कितना, 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, किसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस रेट बट्टे 100 के पावर टाइम या n-1 कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा है, कर लीजिए, लगा लीजिए। तो आपका CI निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये बराबर हो जाएगा मूलधन है आपका 8,000, कितना है 8,000 मूलधन हो जाएगा आपका। फिर है 1 प्लस रेट है आपका 15/100, टाइम कितना दिया है 2 साल -1, ठीक है। निकाल लीजिए यहीं से। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए आपका ये हो जाएगा हमारा 8,000, ये आपका देखिए 5 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये आपका कटेगा 20 बार में। तो हो जाएगा 1 + 3/20 का स्क्वायर -1, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। तो 8,000 20 से कम 20 3 23/20 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 8,000, देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, ठीक है। और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 -1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 8,529 है, तो 529 -1 इधर 400 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा डिवाइड बाई 400। चलिए इधर लिखते हैं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ये बराबर हो गया आपका 8,000 गुणे 529 में से 400 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 129/400। तो देखिए 2 जीरो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 80 बचा, 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, 20 का गुणा 129 में कर दीजिए। तो देखिए 129 दूना होता है आपका 258 होता है और जीरो है तो जीरो, यानी कि 2580 रुपये क्या हो जाएगा इसका ब्याज हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रिंसिपल
फिर ब्रैकेट में होता है 1 प्लस रेट बटे 100 के पावर n-1। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा और प्रोसेस ध्यान रखिएगा, सेम इसी तरह करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैनी ने 12,000 रुपये में एक एसी खरीदा, फिर उसकी धुलाई के लिए 400 रुपये का और भुगतान किया, फिर उसे 14,000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं लाभ हानि से आपके। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रतिशत लाभ हो या आपका प्रतिशत हानि हो। ठीक है, क्या होता है? प्रतिशत लाभ या स्लैश या का निशान है, या प्रतिशत हानि, ये बराबर आपका होता है लाभ या हानि। लाभ या हानि बट्टे आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अगर आपका प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ लेंगे, अगर प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए मैनी ने भुगतान टोटल कितना किया, तो देखिए उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा आपका, तो 12,000 रुपये तो वो खरीदने के लिए दे रही है, साथ में 400 रुपये और दे रही है उसके धुलाई के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 12,400। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 12,400। तो उसका सेलिंग प्राइस हम लोग देखते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कितना दिया है वो दिया है 14,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो हमारा ये जो प्रॉफिट बराबर होता है वो कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना। तो चलिए सेलिंग प्राइस कितना है आपका, सेलिंग प्राइस है आपका 14,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 12,400, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1,600 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का होगा 1,600 रुपये का। तो हमसे पूछा क्या है प्रतिशत लाभ, क्या पूछा है प्रतिशत लाभ। तो लाभ उसको कितने का हो रहा है 1,600 का लाभ हो रहा है, कितने पे 12,400 पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। चलिए करते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, मतलब 400 बार में, ये कटेगा 4 ते या 12 31 बार में, यानी कि हमारा 400 बट्टे 31 आया। ठीक है, 400 बट्टे 31 है, सॉल्व करते हैं तो देखिए 31 से 40 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 9 और 0 90 हो गया। अब 31 दूना 62, 31 तिया 93, 13 बार में जाएगा नहीं, मतलब 2 बार में ही जाएगा, तो 31 दूना 62। ठीक है, तो 90 में से 62 गया तो आपका शेष 28 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो बनेगा 280। 280 तो 31 गुणे 9 होता है आपका 279, क्योंकि 3 9 27, 270 होता है 30 गुणे 9, और साथ में आपका 31 है तो हो जाएगा 279, तो 12.9% के लगभग। ठीक है, तो है कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो प्रोसेस आप लोग बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि अनीता ने 120 में से 36 अंक प्राप्त किए, लेकिन बाद में उसके शिक्षक ने क्या किया 6 अंक और बढ़ा दिए। तो बताइए उसके प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, बताइए उसके प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए जब भी किसी भी मतलब अंक में कितना बढ़ेगा, जितना अंक बढ़ेगा उसी के हिसाब से उसका प्रतिशत भी बढ़ेगा, यही चीज़ है ना, जितना अंक घटेगा या बढ़ेगा उसी के हिसाब से उसके प्रतिशत में वृद्धि और कमी भी आएगी। तो देखिए कितना नंबर बढ़ा रहा है, 6 नंबर बढ़ा रहा है, तो यही 6 नंबर के बढ़ने से जितना प्रतिशत बढ़ेगा वहीं उसके प्रतिशत में वृद्धि होगी। तो बस इसी 6 नंबर का ही हम प्रतिशत क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो 120
120 में से 6 नंबर कोई पा रहा है तो उसका कितना प्रतिशत होगा, या 120 का कितना प्रतिशत 6 है। तो इस टाइप का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितने में से निकालना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 20 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे ये 5 बार में, यानी ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 5% की। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से करेंगे, देखिए क्या है बस इसमें कि जितने अंक की वृद्धि होगी उसी अंक का प्रतिशत ही उसके अंक में बढ़ेंगे, तो हम सीधे अंक का ही प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 माह में 2400 हो जा रही है, बताइए वह वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है इसमें, पी प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना दिया है आपका 2000। ठीक है, टाइम कितना दे दिया है, टाइम दिया है 12 महीना, 12 माह या 12 महीना, इसको कन्वर्ट कीजिए साल में तो ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष। ठीक है, अमाउंट या मिश्रधन कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 2400। कितना हो जा रहा है वो 2400 हो जा रहा है, तो बताना है। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपका 2400 है, प्रिंसिपल कितना है 2000 है, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 400। सिंपल सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम डिवाइड बाई 100, यही होता है ना। चलिए रख दीजिए वैल्यू, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है निकल के आया 400 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000, और रेट निकालना है, टाइम 1 साल बट्टे 100। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा अगर हम लोग आर की वैल्यू को निकालना चाहें। तो देखिए कितना बन जाएगा 400 गुणे 100 बट्टे 2000। तो देखिए 3 जीरो से क्या होगा 2 1 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 40 को तो ये 20 बार में, यानी रेट हमारा कितना आया 20%, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक दुकानदार अपने माल पर 20% का लाभ अर्जित करता है और चोरी के दौरान वह अपना 20% माल गंवा देता है, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को एक ही सामान पे लाभ और हानि दोनों हो रही है, जैसे कुछ का लाभ हो रहा है कुछ का हानि हो रहा है, तो अगर उसका ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो उस दशा में सदैव उसको हानि ही होती है। क्या रहती है, उस दशा में उसको सदैव हानि ही होती है। ठीक है, तो अगर उसको हानि हो रही तो इसके निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होगा। तो हानि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, यदि क्या है कि यदि क्या हो रहा है कि x% का लाभ भी हो रहा हो सामान पे और साथ के साथ x% का हानि भी हो रहा हो। ठीक है, क्या x% का लाभ और x% का हानि हो रहा है, तो उस दशा में ओवरऑल जो आपका संपूर्ण या ओवरऑल उसका होगा, उस दशा में सदैव हानि ही होगी। उस दशा में सदैव क्या होगी, हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी, यदि x% लाभ और x% हानि हो रहा है, तो जो हानि होगा वो होगा x² बट्टे 100, इतना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है, तो ओवरऑल जो उसको हानि होगा वो कितना होगा, तो वो होगा हमारा 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बट्टे 100, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4%। ये क्या होगा उसको
हानि होगा। ठीक है, तो 4% की हानि उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन से है, क्या है 13 सेंटीमीटर लंबाई, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए घनाभ आपका कुछ इस शेप में रहता है, कोई क्या है ये, मान के चलिए कि ये कोई क्या है आपका, ये कोई घनाभ है। ठीक है, ये क्या है आपका फिगर, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, सही से बन नहीं रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा समझ लीजिए, ये क्या है घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ का जो सबसे लंबा वाला विकर्ण होगा, अगर इसको हम ए दे दे, इसको बी दे दे, इसको सी दे दे, इसको डी दे दे, इसको ई दे दे, इसको एफ जी एच दे दे, तो जो ए से जी तक मिलने वाला लंबा लाइन होगा वहीं क्या होगा इसका सबसे लंबा वाला विकर्ण होगा। ठीक है, और सबसे लंबे विकर्ण की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा डायगोनल का, कि लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ या चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और ये सब किस में रहेंगे आपके अंडर रूट में होते हैं। कैसे होंगे ये सब अंडर रूट में। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो डी बराबर हो गया हमारा अंडर रूट, लेंथ कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई या 11 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 20 का स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये डी बराबर हो जाएगा, देखिए जोड़ दीजिए 169 और 121, 69 21 आपका होता है 90 और 100 200 290 और 400 690 टोटल आया। ठीक है, 690 आया अंडर रूट 690। अब देखिए 690 आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसी के आसपास वाला कोई स्क्वायर देखते हैं। तो 690 के पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 676, और ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर पता चला, तो साथ में हम लोग शायद 27 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो 27 का स्क्वायर होता है आपका 729, कितना होता है 729। ये किसका स्क्वायर है, ये है आपके 27 का। ठीक है, तो देखिए अब आपका 690 क्या होगा, इसी के बीच में ही लाई करेगा, यानी जो इसका जो अंडर रूट आया वर्गमूल आएगा वो कुछ 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब देखिए 26 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन एक ही है इसमें। ठीक है, 26 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, इस तरह से स्मार्ट तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, यदि ए रेशियो बी बराबर है आपका 3:2, बी रेशियो सी बराबर 7:5, सी रेशियो डी बराबर 10:3, तो ए रेशियो डी किसके बराबर होगा। सिंपल सा निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ए रेशियो बी सबको एक साथ ही लिख लीजिए, सी और साथ में डी। अब देखिए ए और बी के बीच में कितना रेशियो है 3 और 2 का, बी और सी के बीच में कितना है तो 7 और 5 का, सी और डी में कितना है 10 और 3 का। ठीक है, एक सीधा सा लाइन खींच लीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, देखिए कंबाइंड रेशियो निकलने के लिए या तो आपको तरीका पता होगा, पहले 3 आएगा, फिर 3 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 7 का गुणा 2 में, ऐसे तिरछे गुणा होते जाता है ना। तो वो समझने से अच्छा है क्या करते हैं हम लोग, सीधे ऐसे लाइन में लिखे हैं, उसके बाद जिस अंक के बाद खाली स्थान बचा है बस उसी अंक को क्या करते जाइए, लिखते जाइए। जितने बार स्थान जगह खाली है उतने को भरते जाइए। तो 2 के बाद यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे 2, डी के नीचे भी खाली है तो यहाँ भी 2। ठीक, आइए नीचे। अब देखिए 7 से पहले जगह खाली है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 5 के बाद जगह खाली है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, इसी तरह बस लिखते हैं। फिर नीचे आइए तो 10 के पहले 2 स्पेस खाली है तो यहाँ पे रख दीजिए उसी को। जिस संख्या का पहले या बाद में जगह खाली रहेगा उसी संख्या को क्या कर दीजिए, आप रिपीट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि ए और डी किसके बराबर, यानी ए रेशियो डी पूछा है,
तो एक बार ए वाले को लिखिए, फिर रेशियो के आगे डी वाले को। ठीक, तो लिखते हैं। तो ए वाले को लिखेंगे तो आप 3 × 7 × 10, और रेशियो डी वाले को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 × 5 × 3। ठीक, तो देखिए 3 से 3 कट गया, 5 दूना 10 इधर, 10 इधर, बचा कितना इधर 7, और इधर सब कट गया, यानी कितना बचा 1। तो उत्तर इसका कितना हो जाएगा 7:1 है कोई ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1800 रुपये को ए और बी के बीच क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताइए इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक, तो कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1800 दिया है, पहले ए और बी का रेशियो देखते हैं हम लोग। तो ए और रेशियो बी कितना है आपका 2:3 है। ठीक, यानी ओवर टोटल वैल्यू कितनी है, तो ये आपका टोटल वैल्यू कितना होगा, रेशियो को हम जोड़ दें तो ये हमारा निकल के आता है कितना 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट निकल के आया है। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको एक क्वेश्चन में, तो ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपके 1800। टोटल 1800 ही है ना, 1800 को ही ना हम बांटे हैं 2 और 3 के अनुपात में। तो देखिए, तो अनुपात को जोड़े तो 5 यूनिट निकल गया, और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1800। तो ए की कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू है आपकी सिर्फ 2 यूनिट। तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1800/5। तो हमको निकालना कितने का है 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा आपका ये 1800/5 × 2 कर लीजिए। तो देखिए काटेंगे तो 5 × 3 यहाँ 15, 3 बचा 0, 5 छक्के 30, 360, और 360 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनता है आपका 720 रुपये। यानी ए को कितना मिलेगा 720 रुपया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 6 के पहले 4 गुणकों का औसत क्या होगा। ठीक, ये सीधा सीधा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले पे ही ये क्वेश्चन है। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि यदि n क्या, यदि n के पहले, याद रखिएगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, ये जो पहले लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके किसी शिफ्ट में आया था, याद नहीं आ रहा किस शिफ्ट में, पर ऐसा क्वेश्चन एक पूछा था। ठीक, कैसे है n के पहले यम गुणकों का औसत, क्या m गुणकों का औसत। अब गुणक जानते हैं ना आप लोग क्या होता है, गुणक का मतलब जैसे कह दे कि आपसे कि 5 के पहले 4 गुणक बताइए, तो 5 के पहले 4 गुणक क्या होंगे, 5 का 4 बार तक पहाड़ा पढ़ दीजिए, सीधे वहीं उसके गुणक निकल जाएंगे। तो 5 × 1 पहला गुणक हो जाएगा, 5 × 2 ये दूसरा गुणक हो जाएगा, 5 × 3 ये तीसरा गुणक हो जाएगा, और ये 5 × क्या आपका 5 × 4 ये आपका चौथा गुणक हो गया। ठीक, तो यही होता है सिंपल सा गुणक, क्या 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 और ये 5 × 4, यही क्या हो जाएगा 5 के पहले 4 गुणक। तो देखिए ऐसे गुणक निकालते हैं हम लोग, और हमसे पूछा क्या है औसत निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है n के पहले यम गुणकों का औसत। तो n के पहले m गुणकों का औसत निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए एवरेज या औसत बराबर n, ब्रैकेट में होता है आपका यम +1/2, और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, एकदम आराम से आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कंपेयर कर लीजिए, n के बदले क्या दिया है 6, तो 6 रख दीजिए, पहले 4 पहले यम, तो यम के बदले क्या आ जाएगा आपका 4 + 1/2 कर लीजिए। तो 6 × 5/2, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15।
यानी जो 6 के पहले 4 गुणक होंगे उनके औसत कितने होंगे? 15। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अब फिर से। तो अगला क्वेश्चन, और ये देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य 400 रुपया है। यदि दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का बट्टा दे दिया हो, क्या कर दिया हो? 10% का बट्टा दिया हो। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट देना। ठीक है, बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट देना। तो अगर 10% का छूट दिया तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है कितना आपका? 400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपका 400। तो दुकानदार ने 10% का छूट दे दिया है, तो जो विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 400 में से अगर हम लोग 400 का क्या कर दें? 10% माइनस कर दें, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 400 माइनस 400 का 10% कितना आता है? 40। या निकालना हो तो निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? 400 गुणे 10 और बट्टे 100। तो देखिए 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आया आपका? सीधे 40 ही आया। तो 400 माइनस 40 तो घटा देंगे तो 360 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए जैसा आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जिस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ये सब क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू चेंज करके और क्वेश्चन वैसा ही करवाएं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाकी मन से पढ़ते रहिए और जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी धन्यवाद।